आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। एक शेर है कि बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। एक और शेर है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। ये जो शेर मैंने आज के कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहे, ये जाने माने शायर और पत्रकार आलोक श्रीवास्तव के शेर हैं और विविध भारती के स्टूडियो में आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आपके इस दोस्त यूनुस खान ने बातचीत की है, सुनते हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत शुक्रिया यूनुस भाई आपका और विविध भारती का। और बकौल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रेडियो जो है वो देश की आत्मा की आवाज है, तो मैं अपनी आवाज को और पुरअसर करने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इस वक्त यूनुस भाई के जरिए देश की आत्मा की आवाज से मुखातिब हूँ। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम, ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। आप वैसे भी बहुत दूर तक जाने वाले शायर हैं और आपकी जो रचनाएं हैं वो लोगों के दिलों में जाकर बैठ गई हैं, दिलों से रिश्ता कायम कर चुकी हैं। मुझे लगता है कि आपके अम्मा और बाबूजी वाले कुछ शेरों के साथ आपका स्वागत किया जाए। आप खुद ही लिखते हैं कि सारे रिश्ते जेठ दोपहरी, गर्म हवा आतिश अंगारे, झरना दरिया झील समंदर, भीनी सी पुरवाई अम्मा। और ये शेर जो मुझे आपका बहुत पसंद है कि घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। और आप बाबूजी के बारे में कहते हैं कि 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था, अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। तो ये सब दिल को छूने वाली आपकी इसमें एक रचनाएं और हैं। शेर है जी इरशाद। वो आपकी हमारी जनरेशन ने भोगा भी है जी जी, कि कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, वाह, कभी हथेली की सूजन, मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल ये हमारे दिल की आवाज है। तो विविध भारती के इस स्टूडियो के जरिए हम सीधे आपके बचपन की ओर छलांग मारते हैं और पहुंच जाते हैं विदिशा की तरफ। अब बताइए क्या नजर आ रहा है जब आप 5वीं कक्षा में थे? नजर आ रहा है एक बहुत कुशादा दिली से भरा हुआ अदबी खानदान, वालिदैन अपने माता पिता, अपने भाई
और हमारे हिंदुस्तान की जो बिल्कुल एक सच्ची और अच्छी तस्वीर, हमारी मुश्तरका तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, और वो जो बड़े घरों में बड़े बड़े जो संस्कार दिए जाते हैं वो नजर आते हैं। और आज अगर मुंबई में विविध भारती के इस स्टूडियो में, इस खूबसूरत स्टूडियो में एक सेलिब्रिटी, मैं कहूंगा कि उद्घोषक के साथ अरे! अगर मैं मुखातिब हूं, यूनुस खान जिनका नाम है, जो मेरे लिए दोस्त से ज्यादा भाई हैं, तो इस सफर को तय करने का ये जो दरख्त बनकर आपके सामने बैठा हुआ है शख्स, इसकी जड़ों में जो विदिशा है और जो उसकी तहजीब है, उसकी विरासत है, तो वो है और वही नजर आती है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक आपको बहुत छोटी सी एक कहानी, जो बहुत सच्ची कहानी है, वो सुनाना चाहता हूं। जी जी। शायद वो मेरा इंट्रोडक्शन भी है कि मैं जब भी कहीं जाता हूं तो लोग पूछते हैं, बल्कि दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि भाई तुम्हारी जबान बहुत ठीक ठाक है। तो जो लोग जानते हैं कि कायस्थ बैकग्राउंड में उर्दू और हिंदी का बहुत खास तवज्जो दी जाती थी, तो वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह की एक कहानी ये है कि एक बार स्वामी विवेकानंद शिकागो में स्पीच दे रहे थे। ये वो स्पीच नहीं थी हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाली, उसके बाद की, जब वो बहुत मशहूर हो गए थे। तो उन्होंने देखा कि तमाम जितने लोग हैं, हजारों लाखों, बड़ी तन्मयता से उनको सुन रहे हैं, मगर बिल्कुल सफ़े अव्वल एक शख्स बैठा हुआ है, वो सुन नहीं रहा है, वो कागज पर कुछ बना रहा है, लगातार मुसलसल कुछ लिख रहा है। और स्वामी जी लगभग उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन देख रहे थे कि ये सब सुन रहे हैं, ये नहीं सुन रहा है, ये अपने ही काम में लगा हुआ है। तो जैसे ही स्वामी जी की स्पीच खत्म हुई तो स्वामी जी उसकी तरफ मुखातिब हुए और वो स्वामी जी की तरफ बढ़ा। तो स्वामी जी ने कहा कि क्या बात है, आपको मेरी बातों में कोई असहमति थी, आप मुझे सुन नहीं रहे थे? तो शख्स ने मुस्कुराते हुए वो ड्राइंग बोर्ड स्वामी जी की तरफ कर दिया। उस ड्राइंग बोर्ड में स्वामी जी ने जैसे ही देखा तो वो अवाक रह गए और देखा कि उस ड्राइंग में माइक बना हुआ है। ओहो! माइक के सामने स्वामी जी हैं और स्वामी जी के पीछे उनसे 10 गुना बड़े स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं, उनके गुरु। वाह वाह! तो स्वामी जी एकदम अचरज में उससे पूछा कि यू नो हिम, तो मैंने जानते हो, क्योंकि बैकग्राउंड में वो नहीं थे। तो उस शख्स ने कहा जी नहीं, मैं नहीं जानता। तो बोले कि फिर तुमने उन स्वामी जी की, रामकृष्ण परमहंस जी की जो तस्वीर है, वो हूबहू कैसे बना दी? तो उस शख्स ने जो जवाब दिया वो आपके सवाल का जवाब है। उसने कहा कि जिस वक्त आप बोल रहे थे ये मुझे पीछे दिख रहे थे। वाह वाह वाह! क्या बात है, क्या बात है! तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, हमारे उर्दू के एक बड़े शायर हैं, उनका एक शेर है कि ज़बाने तिफ्ल से खुलते हैं खानदान के राज, अदब शऊर सलीके घरों से मिलते हैं। क्या बात है! तो जब भी आप मुआशरे में, समाज में, सोसाइटी में जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, वो आपको आपके कल्चर से मिलता है। मेरा शेर है कि असर बुजुर्गों की नेमतों का वाह! हमारे अंदर से झांकता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। वाह 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 वाह! क्या बात है! तो मेरा ऐसा मानना है कि विदिशा जो है वो बिल्कुल एक ऐसा इदारा है मेरे लिए, और ख़ास तौर से मेरा घर, जहां मेरी वालदा भोपाल की थी, और वो भी ख़ास ठेठ भोपाल की, जिसको आप पूरी हिंदुस्तानी जो तहजीब है उसमें रचा बसा शहर मानते हैं। पिता मेरे बहुत अच्छे हिंदी उर्दू के जानकार थे। बड़े भाई आनंद श्रीवास्तव सहर के नाम तखल्लुस से वो गीत और गज़लें कहते थे। तो पूरा घर जो था वो इस तरह की तहजीब में रचा बसा था। एक शेर मुझे अपना और याद आता है कि सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया। वाह वाह वाह! सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। वाह! क्या बात है! उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहां, अच्छा हुआ
ये खुद ही लहू में उतर गया। क्या शानदार बात है, वाह। और या फिर ये कि बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है, वाह। बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती क्या है। शानदार, वाह। और वाह, हमने वाह। भी तो ये मेरे तारुफ का शेर है जी। कि हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्जों से, वाह। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्जों से, हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती क्या है। बात है। तो ये याद आता है। और अब जिस तरह के घर बन गए हैं महानगरों में, वो चीज तो खैर अब मिल नहीं सकती। हम शायद उस खुशकिस्मत नस्ल में से हैं, हम और आप, जिन्होंने वो तहजीब, वो दरख्त देखे हैं जिनकी सिर्फ छांव में भी आप अगर बैठ जाएं तो आपकी तहजीब के न जाने कितने रोग दूर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह बेहद। मास्टर जी याद आते हैं कोई? हाँ बिल्कुल याद आते हैं। मास्टर याद आते हैं जो मेरे करीब आकर खड़े हो जाते थे। और मेरी खुशकिस्मती कि मेरे पिताश्री की जो हैंडराइटिंग थी वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत सदा के, और वर्तनी का कोई दोष नहीं, कॉमा, फुल स्टॉप। तो मैंने अपने पिता से जो सीखा उसमें एक ये गुण भी मैंने। आपकी हैंडराइटिंग मैं जानता हूं तो वो ये कह सकते हैं, क्योंकि बाबूजी की हैंडराइटिंग मैंने देखी नहीं, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग भी छपे हुए अक्षरों वो की खुश तरह खती शानदार। मुझे वहीं से मिली है जी। वो विरासत में मिली है, वो विरसा है मेरा। तो वो मेरे पास आकर खड़े हो जाते थे और मैं बड़े अच्छे कलम लेकर जाता था एग्जाम में। और ये नहीं कि अगर कोई सवाल लिखा है तो उसको सवाल नंबर लिख के मैं आंसर पे चला गया, तो मैं उस पूरे सवाल को भी रेड पेन से लिखता था और फिर ब्लू पेन से उसको आंसर करता था। तो वो आकर खड़े होते थे कि तुम 3 से ज्यादा सवालों के जवाब नहीं दोगे। तो मैं कहता था ऐसे तो परसेंटेज गिर जाएगा। तो वो कहते थे कि नहीं, वो मैं संभाल लूंगा, तुमको अपनी हैंडराइटिंग पर कंसंट्रेट करना है। वो बहुत प्यार करते थे, मतलब वो कहते थे मेरी पूरी क्लास में हैंडराइटिंग तुम्हारी बहुत अच्छी है। तो ये असासा जो है, वो ये सरमाया, ये सब याद का हिस्सा है। बिल्कुल। और सोचिए कि हैंडराइटिंग कितनी फोकस में थी जी। हमारी जिंदगियों में, कि हमारी राइटिंग और उस पर वर्तनी की कोई गलती नहीं होना जी, ये भी बहुत जरूरी था। एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन, एक था बचपन, बचपन के एक बाबूजी थे, अच्छे सच्चे बाबूजी थे।
बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन, एक था तो ये हम उस दौर में पहुंच गए जो बड़ा ही खुशगवार समय है। मुझे याद है कि विदिशा वो शहर है जहां से चारों तरफ रेलगाड़ियां जाती हैं। जी, विदिशा वाले चारों तरफ गए। एक साहित्यिक माहौल भी था उस शहर में। बहुत अच्छा खासा माहौल था। और सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग कहता हूं मैं, दुआ कहता हूं, वो ये कि जब आप किसी बहुत बड़े इदारे के आसपास रहते हैं, जैसे मैं आपके विविध भारती आता हूं तो कहता हूं कि भाई ये लगता ही नहीं है मुंबई में है। जी जी। चारों तरफ प्रीमाइसेस में इतनी हरियाली है। जी। तो विदिशा का अपना तो बैकग्राउंड है ही, जो उसका हिंदी उर्दू अदब का बैकग्राउंड है। विदिशा को एक सबसे बड़ी जो तहजीब मिली वो भोपाल से मिली, क्योंकि नजदीक है। हम लोगों के लिए कल्चरल जो इवेंट्स हमारे होते थे वो, अब चूंकि विदिशा है, छोटा सा शहर है, लाख की आबादी भी नहीं थी उस वक्त जब मैं बचपन में था, तो भोपाल हमारे लिए विदिशा का कल्चरल हब होता था। बिल्कुल। स्कूटर उठाते थे और भारत भवन, रविंद्र भवन, मुशायरे, बल्कि मेरी जिंदगी का एक वाकया है, बड़ा खूबसूरत वाकया है, वहां से जिंदगी ने बड़ा टर्न लिया था कि जब मैं शेरो शायरी करने लगा, कविता करने लगा, तो जैसे सब घरों में होता है, क्योंकि माँ और बाबूजी दोनों शासकीय सेवा में थे और तीनों बड़े भाई, वो भी 2 डायरेक्टर ट्रेजरी और एक भाई जो है वो बैंक मैनेजर, और जो खुद लिखते थे, गीतकार थे, बहुत एस्टेब्लिश। तो बाबूजी जो थे वो नाराज होते थे, और क्या स्कूल की लाइफ में जो है तुमने ये शौक शायरी पाल लिया। मुन्ना को देखो, मुन्ना मतलब बड़े भाई, मुन्ना को देखो, उसको भी शौक है, लेकिन पहले वो अपना करियर देखा, अपना करियर देखा, और उसके बाद अब वो कर रहे हो। तो उनको ये नहीं था कि अदब से कोई उनको नाराजगी थी, वो तो बहुत मोटिवेटर थे उस मामले में, पर वो जो एक फादर का कंसर्न होता है वो था। तो एक रोज ऐसा हुआ कि भोपाल में एक मुशायरा था रविंद्र भवन में, और मैं हमेशा कहता हूं, अपने शो में भी कहता हूं आलोकनामा में, कि जिस वक्त वो मुशायरा था भोपाल में, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान, क्या मुझे तो लगता है कि मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में भी उतना बड़ा मुशायरा उस रात हुआ नहीं होगा। क्या उसकी तकरीबन किस साल की ये बात है? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये इसको कभी है कि लेट 80s की बात है ये। जी जी, गैस त्रासदी के पहले की। हाँ, उस वक्त की बात है ये। और उसमें ये समझिए कि निजामत डॉक्टर बशीर बद्र, सदारत कैफी आजमी साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब, जावेद अख्तर साहब, अली सरदार जाफरी, निदा फाजली, मतलब कौन नहीं, तमाम सितारे। हम सुबह अपना पहुंचे 4 बजे वो मुशायरा सुनकर, तो पिताजी ने दरवाजा खोला, और ये सुबह 4 बजे पहुंचे का मतलब है कि सारी रात मुशायरा सुना। जी बिल्कुल, है ना, जैसे कहते हैं ना फजर की नमाज तक मुशायरा चल रहा है, और सुबह घर पहुंच रहे हैं डरते डरते घर पहुंचे, और पिताजी ने दरवाजा खोला। तो हमारी पीढ़ी में जब पिता सुबह दरवाजा खोलते हैं तो और भी कुछ खुलता है। पैर का जूता भी खुलता है जी। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमारी बहुत तबीयत से कुटाई हुई, कुटुंबस कोलंबस से हम कुटुंबस हो गए जी। और मजे की बात यह कि उसी महीने 6 मंथली का रिजल्ट आया था, और हमारी एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई थी। अरे बाप रे बाप। तो हम बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में कूटे गए। हाँ। बिल्कुल गर्व से बताते हैं, हम अपने शो में भी बताते हैं कि हम उस परंपरा के पाले पोसे हैं कि जहां कुटाई परंपरा जो है, अब तो मानव अधिकार आयोग आ गया, बच्चे पहुंच जाते हैं, चाटा मार दो। तब हमारा मानव अधिकार आयोग जो होती थी जी, वो मम्मी होती थी। यस। तो सुबह फिर उनसे मुखातिब चाय पर, और इत्तेफाक की बात थी, वो उस वक्त विदिशा से दूर एक जगह हटा, वहां पोस्टेड थी। ओहो। हाँ, लेकिन मतलब प्योर बुंदेलखंड में। जी जी, वो आई हुई थी। तो उन्होंने, बेटा रात को क्या हुआ था? तो मुझे लगता है कि घर में औलाद के लिए सबसे बड़ी डिप्लोमेट माँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सारे शांति समझौते वही संपन्न करती हैं। बिल्कुल। गोलमेज कॉन्फ्रेंस, और कभी कभी वो जो है, मतलब पिता के पास पिता जैसी और पुत्र के पास पुत्र जैसी। यस। तो उस वक्त मुझे याद है कि जब वो कुटुंबस हुआ, उसके बाद मैंने उनसे कहा कि देखिए, जितना मुझे पढ़ना है उतना तो मैं पढ़ लूंगा, कि मैं रोजी रोजगार
आपको नीचा नहीं दिखाऊंगा, आपकी नाक नहीं कटने दूंगा, ठीक है, उतना तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं बनूंगा राइटर ही। और एक रोज जो मेरी कविताएं हैं, जो मेरी शायरी और गजलें हैं, वो हर बड़े रसाइल में, हर बड़ी मैगजीन में शाये होंगी। और अगर कुदरत ने चाहा तो आप देश के हर बड़े सिंगर से मेरी गजलें और मेरी रचनाएं सुनेंगे। ये ऐलान हो गया? ये मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से, लेकिन रोते हुए क्योंकि कुटाई हुई थी, कहा। और उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज कहा, चूंकि मैंने बताया कि वो बड़ी उर्दू की तहजीब की थी, तो उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज कहा, आमीन। जो आपकी किताब जो बन गई मेरी आगे। पहली किताब का ये नाम, वाह वाह वाह। बना। और इस पे जिसमें अपने मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी का भी अवार्ड मिला, पुष्किन अवार्ड भी मिला, जी जी। और तमाम जगहों पर इसको सम्मान मिला। तो तहजीब मुझे लगता है आपके अंदर एक जिद भी पैदा करती है। एक जिसको कहते हैं ना कि माहौल जो होता है, उसका डीएनए आपके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है चुपचाप चुपचाप, और आपको इल्म होता है। और व्यक्ति को ये अगर पता चल जाए, जैसे मैं हूं, मैं बहुत बचपन में ये जान गया था कि मैं दिखता अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं लिखता अच्छा हूं। ओहो हो क्या अंदाज है। तो ये मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था। और जिस तरह से, जैसे मेरे टीचर जिनका आपने जिक्र किया, वो प्लस डॉक्टर बशीर बद्र जी, निदा फाजली साहब, तब तक बशीर साहब हाँ, मेरठ से, और हाँ, भोपाल मेरठ आ से चुके भोपाल थे। आ चुके थे। खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। तुम छत पे नहीं आए, मैं घर से नहीं निकला, तुम छत पे नहीं आए, मैं घर से नहीं निकला, ये चांद बहुत भटका सावन की घटाओं में, ये चांद बहुत भटका सावन की घटाओं में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। इस शहर में एक लड़की बिल्कुल है गजल जैसी, इस शहर में एक लड़की बिल्कुल है गजल जैसी, फूलों का बदन वाली खुशबू सी अदाओं में, फूलों का बदन वाली खुशबू सी अदाओं में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में।
पर, दुनिया की तरह वो भी हंसते हैं मोहब्बत पर। डूबे हुए रहते थे जो लोग वफाओं में, डूबे हुए रहते थे जो लोग वफाओं में। मांगा था जिसे हमने दिन रात दूं, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। हंसते हुए आए हो, रोते हुए जाओगे। हंसते हुए आए हो, रोते हुए जाओगे। कांटे भी चुभाएंगे ये फूल अदाओं में, कांटे भी चुभाएंगे ये फूल अदाओं में। मांगा था जिसे हमने दिन रात दूं, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। यूनुस भाई, एक बड़े मैं फक्र से ये बात कहता हूं आज कि जिन लोगों को पढ़ पढ़ के मैं बड़ा हुआ, बाद में मुझे उन्हीं के साथ मुशायरे पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। क्या बात है, ये कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ी मिसाल है जी। हमारे पूरे होते हैं जी। हमारे उर्दू अदब में जो बहुत प्रेस्टिजियस सीरीज ऑफ मुशायरा है वो अलीगढ़ एलुमनाई एसोसिएशन है, डॉक्टर अब्दुल्ला उसको रन करते हैं अमेरिका में, और वो बहुत प्रेस्टिजियस मानी जाती है। उसमें किसी पोएट का इंतखाब होना, उसमें जाना, और उसमें मुझे बुलाया गया और वो भी द ग्रेटेस्ट जावेद अख्तर साहब के साथ मुझे ये शरफ हासिल हुआ कि मैं उस पूरी सीरीज का हिस्सा बना था। और उसके बाद फिर जो मैंने माँ से कहा था, तो मैं नहीं जानता उस वक्त मैंने मैनिफेस्टेशन लफ्ज तो नहीं सुना था, पर हाँ ये जुनून जरूर था कि जो तहजीब, जो कल्चर, जो सरमाया मुझे हासिल है मेरे घर से, और इसमें मैं अपने घर की तहजीब को और अपने शहर विदिशा को, भोपाल को खास तौर से, क्योंकि भोपाल मेरा रहना, विदिशा एक तरह से घर था, लेकिन जो कल्चरल इंजेक्शंस मुझे लगे वो भोपाल में लगे जी। वहां की जैसे खुल गई लहू में। हाँ, मतलब जैसे कहते हैं ना बचपन में पोलियो के इंजेक्शन लगवा लीजिए, तो हम वो इंजेक्शंस जो थे वो लगवाने के लिए भोपाल जाते थे। और मैं उस शहर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर नुसरत मेहंदी का एक बड़ा अच्छा शेर है जी, जो भोपाल में रहती हैं, उर्दू एकेडमी की सेक्रेटरी हैं, मैं अक्सर कोट करता हूँ वो जी। मरकज है इल्म फन का, मेरी दर्सगाह है, शिक्षा केंद्र जी। मरकज है इल्म फन का, मेरी दर्सगाह है, भोपाल तुझसे इश्क है और बेपनाह है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, दिल की बात आपने कही। जी। ये वो मोड़ है जहां हम गाना बजाएं, क्योंकि हम यादों के गलियारों में भटक रहे हैं। तो बताइए यहाँ कौन सा गाना होना चाहिए? माँ का जिक्र हुआ और घर का जिक्र हुआ, तो मुझे अक्सर एक गाना याद आता है राजा मेहदी अली खां साहब का, और उसमें जो एक प्रियसी है, पत्नी जो अब नहीं है जीवन में नायक के, सुनील दत्त साहब उसमें हीरो थे, मेरा साया फिल्म थी, और
राजा मेहदी अली खां साहब ने लिखा था, मदन मोहन साहब ने कंपोज किया था, लता जी ने गाया और था। लता जी ने गाया था। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। क्या बात है। और मतलब मैं कहते हुए जज्बाती होता हूं कि देखिए, जो बड़ी वसी, जो ब्रॉड पोएट्री होती है, उसका जाविया जो है, उसका जो कोण है, वो एक नहीं होता जी। मतलब यूनुस भाई उसको अपने तरह से ग्रहण करेंगे, आलोक उसको अपनी तरह से ग्रहण करेंगे। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, तो उदास होंगी मैं भी, नजर आऊं या ना आऊं तेरे पास होंगी मैं भी। तू कोई जन्म भी लेगा। वाह वाह वाह। ये होती है पोएट्री कि जो अगर मैं अपनी माँ को मिस कर रहा हूं तो वो मेरे मेरे लिए जरिया बन रही है, वो जरिया हमारे बन रही है। जज्बात के इजहार आप का। जब सिनेमा देखेंगे तो सिनेमा में एक नायिका है जी जो अपने नायक के लिए गा रही है, तो ये गाना मैं बिल्कुल सुनना चाहता जरूर सुनते हैं। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहां जहां चलेगा
है कि इस गाने को जब हम प्ले कर रहे थे और ये गाना अंतरा मुखड़ा अंतरा बढ़े चले जा रहा था, तो न जाने कितनी आंखें ऐसी होंगी जो नम हो गई होंगी। इस गाने का वो असर है, और ये असर कहीं ना कहीं उन जज्बात का भी है जो यादों के गलियारों में भटकते हुए हमें महसूस होते हैं। हम विदिशा में हैं और आलोक बड़े हो रहे हैं और सप्लीमेंट्री आ जाती है और कुटुम्बस हो जाती है। ये लिखने पढ़ने की शुरुआत का दौर है, तो शुरुआती कुछ गजलें जो आपको याद हो हमारे साथ हाँ, बिल्कुल साझा कीजिए। अरे पहली गजल तो पहली मोहब्बत की तरह होती है, वो कभी जहनो दिल से जाती नहीं है। जी जी। तो जिस उम्र में दोपहर में हमारी उम्र के लड़के दोस्त हमारे वो बाहर खेला करते थे साइकिल उठाकर, और वो लग्जरी तो हमारे घर में नहीं थी, हम पे साइकिल नहीं थी। एक लग्जरी हमने बनाई थी अपनी जिंदगी में कि उस वक्त कैसेट्स आते थे और वो उसको लूज करके और टेप रिकॉर्डर में लगाते थे। तो हमने एक लग्जरी ये बनाई थी कि हम कुछ पैसे इकट्ठे करके एक बड़ा सा स्पीकर लेकर आए थे और उसमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालने के लिए एक काला सा बड़ा सा मटका लिया था। यस, मुझे लग रहा था कि ये होने ये जिक्र होगा। तो मैं था और मेरा एक दोस्त था सुधीर, भोपाल में एक स्कूल में प्रिंसिपल है, सुधीर पाठक उसका नाम था जी। तो हम दोनों कूलर चला के दोपहर में और मटके में वो स्पीकर को उल्टा करके आवाज गूंजाने के लिए जी, उसको और इम्पैक्टफुल करने के लिए जगजीत सिंह जी, पंकज दास साहब, मेहदी हसन साहब, फरीदा खानम मेरी फेवरेट हुआ करती थी, और बेगम अख्तर साहिबा, इनको सुना करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो माँ के साथ वाकया हुआ उससे पहले की बात, जहां से ये इंजेक्ट हो रहा था जी जी। माहौल, ये हमारी मसरूफियत होती थी, ये हमारा खेल होता था। और हमेशा ये सोचते थे कि यार कभी कुछ ऐसा लिखने लगे थे, थोड़ा बहुत अटका पटका टाइप का कुछ अटकते फटकते, तो कभी कुछ ऐसा लिखें कि ये ऐसी बड़ी शख्सियात जो हैं ये आवाज दें। फिर मैं कह रहा हूं कि वो लफ्ज मुझे नहीं पता मैनिफेस्टेशन, बट ये लगता था मुझको। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी दौर में कॉलेज के जमाने में गजल हुई थी। गजल उस वक्त तो बेबहर हुई थी, बाद में फिर उस्तादों ने गुरुजियों के संगत में और जब थोड़ा बहुत शऊर आया तो वो ठीक ठाक कर ली गई। लेकिन वो शाये हुई थी 1989 में, और वो यूं थी कि जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, जी, जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। वाह वाह वाह। जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा, दुश्मनी नींद से करके हूं पशेमानी में। क्या बात है। दुश्मनी नींद से करके हूं पशेमानी में, अब कहां पर मेरे ख्वाबों का गुजारा होगा। वाह वाह। मुंतजिर जिसके लिए हम हैं कई सदियों से, मुंतजिर जिसके लिए हम हैं कई सदियों से, जाने किस दौर में वो शख्स हमारा होगा। और मैंने आंखों को चमकते हुए देखा है अभी, मैंने आंखों को चमकते हुए देखा है अभी, आज फिर इनमें कोई ख्वाब तुम्हारा होगा। क्या बात है, क्या बात है। दिल परस्तार नहीं अपना, पुजारी भी नहीं। वाह। दिल परस्तार नहीं अपना, पुजारी भी नहीं, देवता कोई भला कैसे हमारा होगा। क्या बात है। जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। शानदार। ये 1989 पहली गजल जी, ये पहली गजल है, और ये फिर बाद में छपी। ये 1989 में फिर शाये हुई थी और हिंदी उर्दू में सब जगह चल पड़ी। जब आप पढ़ रहे थे और जिंदगी का कोई रास्ता सामने साफ नहीं था सिवाय इसके कि आपने कलम थाम ली है और लिखने के रास्ते पर चल पड़े हैं, घर में भी विरोध था, जाहिर है कि उस पूरे दौर में कहीं एक तलाश होगी कि मैं किसी से अपनी गजलें ठीक करवा लूं, कोई मुझे एक रास्ता दिखाए। ऐसे वक्तों में किन किन से आपकी मुलाकात हुई और पहली बार संकोच से किसको सुनाया? जैसे एक बात मैंने आपसे कही थी अभी थोड़ी देर पहले कि मैं शायद उन खुशकिस्मत पोएट्स में से हूं जिन्हें सुना उन्हीं के साथ बाद में पढ़ा। तो चाहे वो डॉक्टर बशीर बद्र साहब हों, निदा फाजली साहब हों, जो अम्मा आपने सुनाई मेरे तारुफ में जिसके शेर जी, उसको इस्लाह किया था निदा फाजली साहब ने, निदा भाई ने,
क्या बात। और इस शर्त के साथ किया था, मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी ये गजल से बहुत इंस्पायर्ड हूं और खालिस तौर पर मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने गजल पढ़ी थी अपने बहुत बचपन में। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, जी। याद आती है चौका बासन चिमटा पुकनी जैसी माँ, बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। निदा साहब, निदा फाजली साहब की। और इससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ था जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ 1997 में। हमारे यहाँ एक रिचुअल होता है 13वीं जी, 13 दिन बाद, तो उसके पहले ही ये गजल कही थी। और मेरा इत्तेफाक देखिए कि उसी वक्त भोपाल में कोई मुशायरा था जिस सिलसिले में निदा भाई आए हुए थे भोपाल, मुंबई से वहां पहुंचे जी। तो डॉक्टर बशीर बद्र साहब जिनका आपने जिक्र किया, और मुझे उनको अपनी गजलें दिखाने का सौभाग्य हासिल हुआ। एक और ब्लेसिंग रही मेरी फैमिली में कि मेरे जो बड़े भाई आनंद सहर साहब, उनके रियल मौसिया ससुर यानी मेरी भाभी के मौसा जी, वो हमारे भोपाल की हिंदी उर्दू तहजीब का बहुत बड़ा नाम थे। उनका नाम था गोविंद आर्य निषात। वाह। वो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी इसके बड़े विद्वान थे। जी जी। और उर्दू एकेडमी मध्य प्रदेश से उनकी किताब भी आई है। उनकी एक गजल बहुत मशहूर हुई थी उस जमाने में, दूरदर्शन के जमाने में, अगर आपने सुनी हो तो, कि सफलता के गगन छूकर धरा पर लौट आएंगे, वाह। थकन से चूर पंछी शाम को घर लौट आएंगे। क्या बात है। इसी विश्वास पर सोई नहीं है आज तक राधा, कि मथुरा से किसी दिन श्याम सुंदर लौट आएंगे। क्या बात, क्या जिन्हें ले जा रहा है स्वर्ण मृग का लोभ जंगल में, तनिक सी दूर जाकर वे धनुर्धर लौट आएंगे। क्या बात। अब ये हिंदी है जी। अब गजल का दूसरा रंग देखिए। गजल का दूसरा ये रंग है कि मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं करता कोई, मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं करता कोई, मसलहत है कि बगावत नहीं करता कोई। वाह। मसलहत है कि बगावत नहीं करता कोई। एक ही शख्स दो तरह से लिख रहा है। वाह। मसलहत है कि बगावत नहीं करता कोई, सीख लेते हैं जो माहौल सिखा देता है, अपने बच्चों को नसीहत नहीं करता कोई। वाह वाह वाह। लो वफादारी की एक और रवायत टूटी, अब किसी हाथ पे बेअत नहीं करता कोई। क्या बात है। और सजदा करते हैं गुनाहों की तलाफी के लिए, बेगरज तुझसे मोहब्बत नहीं करता कोई। क्या बात। ये गोविंद आर्य निषात साहब है। तो मैं ब्लेस्ड हूं कि मेरी फैमिली में ही दो बड़े लोग थे, आनंद जी और निषात साहब। बड़े भाई डांटते थे? बड़े भाई डांटते नहीं थे, लेकिन कभी कभी इग्नोर कर देते थे। तो वो जो है वो इग्नोरेंस चुभता नहीं था, मतलब वो रिवेंज में नहीं आता था। अच्छा ठीक है, ओके देख लेंगे। तो ये एक और मजेदार वाकया हुआ था, उस पर आऊंगा, बहुत मजेदार वो वाकया। जी जी। ये विदिशा का ही दौर था वो। तो हुआ ये कि ये लोग, निषात साहब, डॉक्टर बशीर बद्र साहब, निदा फाजली साहब का तो मैंने बताया आपको अम्मा, और बीच में कुछ मेरा जो जहाज है वो एक टर्बुलेंस में भी फंसा था, जिससे आप वाकिफ हैं जी। तो मैंने तब भी ये कहा था कि इस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, ये गजल जो है 100% माँ की स्तुति है, और इस पर अगर किसी गजल का इन्फ्लुएंस है तो वो मैं रिटर्न में दे सकता हूँ कि वो बेसन की सौंधी रोटी। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, लिखने पढ़ने वाले तमाम लोग इस विवाद से वाकिफ हैं। हाँ, वो वाकिफ हैं, लेकिन अब चूंकि हम इसमें नहीं जाएंगे। हम इस पर इसलिए भी नहीं जाना चाहिए कि दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में एक बात कही गई है जी, कि जब इस दुनिया फानी से कोई चला जाए तो उससे मोहब्बत भरे जो लम्हे हैं सिर्फ उन्हें याद रखना चाहिए। क्या प्यारी बात। वाह वाह। और ये वाह, दुनिया का हर धर्म ग्रंथ कहता है। तो वाह, हम उस बात पर नहीं जाते, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके सवाल के जवाब में ये नाम आते हैं, निषाद साहब हुए, मेरे बड़े भाई हुए आनंद सहर साहब, बशीर बद्र साहब हुए। एक बड़ा मजेदार वाकया है, मैं एक बार एक गजल लेकर डॉक्टर साहब के पास गया, बड़ा मेमोरेबल है। देखिए, बड़े लोगों की जो सोहबत होती है, बड़े लोगों का जो ऑरा होता है, आलोक जो उनका होता है, वो आपको कैसे आलोकित करता है, इसकी पर्याप्त मिसाल है। ये क्या पहली मुलाकात थी? नहीं, ये तो मेरी तो फिर मुलाकातें मुसलसल। लेकिन पहले पहली मुलाकात बताइए, फिर ये किस्सा बताइए। पहली मुलाकात निषाद साहब से हुई थी, जिनके पास मैं गजल लेकर गया, और वो गजल जसविंदर सिंह ने गाई भी, हम लोगों ने जो एल्बम किया बाद में, और अवार्ड भी मिला उस पर। एक इटर्नल करके एल्बम आई थी, तो उसमें वो जसविंदर सिंह ने गाई भी है। वो ये थी कि गजल
मैं जो इस्लाह के लिए ले गया था पहली बार, ये था कि उसमें एक शेर है, मैं वहां से शुरू करता हूं कि हर एक सांस में लेकर तुम्हारा प्यार चले, हर एक सांस में लेकर तुम्हारा प्यार चले, दिलों को जीतने आए थे खुद को हार चले। वाह, दिलों को जीतने आए थे खुद को हार चले, ये जिस्म क्या है, ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है। आह, फैज अहमद फैज साहब की जमीन है। ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है, यहीं संभाल के पहना यहीं उतार चले। वाह। और वो जब मैं लेकर गया था निशात साहब के पास, तो मतलब यूं था कि अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, क्या बात है, अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले। क्या बात है, ये फैज साहब का असर। हाँ जी। तो हुआ ये कि उन्होंने जैसे ही तवाफ सुना और फिर ये सुना कि ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है, यहीं संभाल के पहना यहीं उतार चले, अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। वाह। उन्होंने गजल सुनी, ये तवाफ आपको कहां से मिल गया? अरे बाप रे। हाँ, तो देखिए बड़े लोग जो होते हैं उनकी नजर भी बड़ी होती है। ये वो आपका डिक्शन तो नहीं है, ये तो मान सकता हूं मैं कि ये कबीर जो है हमारे यहाँ पढ़े पढ़ाए जाते थे, तो वो आ गया, ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है। तो बोले ये आपका डिक्शन नहीं है तवाफ। और जो आपका डिक्शन नहीं है, जो आपकी आम बोलचाल नहीं है, उसमें अगर आप गजल कहने की या शेर कहने की कोशिश करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। अरे, या फिर आप उसको अपनी जबान बनाइए, उतना आप सीखिए जितना आप कह रहे हैं। जिस आयु में आप हैं उस आयु का लफ्ज नहीं है, ना आपके आसपास का है। तो मैंने कहा आप क्या कहूं, कहले आप एक मतला कहिए फिर से, और वो लगे कि आलोक का मतला है ये। और रही बात ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है, तो इसको अब आप ऐसा करिए कि गजल इस्लाह कर देते हैं हम, लेकिन इसको आप कहीं पढ़िएगा नहीं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे लगेगा कि उस्ताद ने क्या कह दिया। अरे अरे अरे। हाँ, इमेजरी ये बहुत बड़ी है ना, वो एज से उनको लग रहा होगा कि मेल नहीं खा रही है। इसे ठीक है। 5-7 बरस बाद जब आपका नाम हो जाए थोड़ा बहुत, तब पढ़िए, तब पढ़िएगा। ये निशात साहब कह रहे हैं। ये निशात साहब कह रहे हैं। तो मैं कहा जी हुक्म। तब ऐसा नहीं होता था ना कि सुबह वॉशरूम में शेर कहा और बाहर निकले और बाल सुखाने से पहले उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया और वाह होने लगी, और वाह होने लगी, और न जाने कितने जो है वो तमीजदार लोग जी। कोट एंड कोट वो उस पे वाह कर रहे हैं और क्या शेर हुआ, क्या गजल हुई। ऐसा नहीं होता था पहले। जी बिल्कुल। पहले तो ये होता था कि हम गजल भेज रहे हैं किसी उर्दू रिसाले में या हंस में या कथादेश में, और महीनों का इंतजार, और महीनों का इंतजार। 1995 में जब पहली बार हंस में गजलें छपी थी, तो ये समझिए कि जिसको आज की जबान में कहते हैं वायरल होना। जी जी जी। और क्या इत्तेफाक था कि मिड पेज पे गजलें छपी थी 4 जी, और लेफ्ट वाला जो पेज था उस पे डॉक्टर बशीर साहब की 4 गजलें थी, और राइट वाले पेज पर मेरी 4 गजलें थी। क्या और उस वक्त वो एक शेर बड़ा, जिसको आज की जबान में कहूं तो वायरल हुआ था, जी। बड़ा पसंद किया गया था। उसमें यह था कि आए थे मीर ख्वाब में, बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। वाह। बहती नदी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा, इस जिंदगी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। वाह। और आए थे मीर ख्वाब में, कल डांट कर गए। क्या बात है, क्या शायरी के नाम पे कुछ भी नहीं रहा। क्या बात है, क्या बात है। तो उस वक्त ये हुआ था, ये बड़ा धमाका था। गुरु शिष्य परंपरा जो थी उसका इतना एहतराम था कि अगर गुरुजी ने कह दिया कि नहीं अभी मत निकालो इसको, तो नहीं निकाला है। डॉक्टर साहब के साथ जो पहला वाला वाकया था उस पर पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। हाँ बनाइए बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गाना होगा? उस वक्त एक गाना बहुत सुना करता था जिसका मेरी आने वाली गजलों पे असर भी आया जी। और वो जो हमारे साहित्य में, हिंदी उर्दू में उसको खिराज अकीदत कहते हैं, और हिंदी में जब आप चाहते हैं तो आप श्रद्धापूर्वक जब किसी अपने बड़े पोएट को, तो उसके मिसरे पर आप गजल कहते हैं या गीत कहते हैं। तो एक गाना बहुत सुना करता था, गुलजार साहब का गीत है वो, और
उसमें जो पहला मिसरा, पहला शेर है, वो मिर्जा गालिब का है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात। मौसम फिल्म थी। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वर जाना किया। जी।
ये था जाने माने शायर और पत्रकार आलोक श्रीवास्तव से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। दूसरा भाग अगले हफ्ते। आज के मेहमान।